मराठा इतिहास में छत्रपति शाहू के शासनकाल में पेशवाई व्यवस्था की शुरुआत हुई और इस प्रकार पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ बने, जिनका शासनकाल 1713 टू 1720 अर्थात 1713 से 1720 तक रहा। बालाजी विश्वनाथ के जब जीवन और कार्यों की हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि उनका जन्म कोंकण के श्रीवर्धन गांव में एक चित पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और यह वर्ष था सन 1660 का। जन्म की तिथि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ के पूर्वज जंजीरा के सीधियों के अधीन गांव के देशमुख अर्थात प्रधान हुआ करते थे। बाद में ये लोग शिवाजी की सेवा में आए और 1692 में दंदराजपुरी गांव का देशमुख बालाजी विश्वनाथ बने। बाद में वे मराठा सेनापति धानाजी जादव की सेवा में गए, जहां पर 1699 से लेकर 1708 तक की अवधि में वे पूना और दौलताबाद के क्षेत्र में कार्यरत रहे और उन्हें सर सूबेदार का पद से नवाजा गया था। इसी दौरान उन्हें शाहू के संपर्क में आने का मौका मिला था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सन 1707 में औरंगजेब के देहावसान के बाद उन्होंने धानाजी की ओर से गुजरात के क्षेत्र पर आक्रमण किया था और इस अवधि में उन्होंने अहमदाबाद के लोगों से तकरीबन 2,10,000 रुपए वसूले भी थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालाजी विश्वनाथ में एक सैनिक और एक सेनापति का गुण था। साथ ही साथ जब शाहू ने दक्कन में प्रवेश किया उस समय बालाजी दौलताबाद में सर सूबेदार के पद पे कार्य कर रहे थे और इन्होंने धानाजी जादव को यह सलाह दी कि अच्छा यह होगा कि हम सब शाहू के पक्ष में रहें। धानाजी के साथ शाहू की सेवा में बालाजी विश्वनाथ गए और धानाजी के देहावसान के बाद जब उनका उत्तराधिकारी चंद्रसेन बना तो चंद्रसेन शाहू का सेनापति बना था, किंतु शाहू चंद्रसेन पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि चंद्रसेन का झुकाव ताराबाई की ओर था। कुछ ऐसे प्रमाण, कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए थे कि चंद्रसेन ताराबाई के साथ कुछ पत्र व्यवहार कर रहा है। इसलिए शाहू ने बालाजी को सन 1708 में सेना कार्टे का पद दिया और इस पद पर रहते हुए उन्होंने सेना और संगठन की जहां एक ओर देखभाल की, वहीं दूसरी ओर चंद्रसेन पर भी नजर रखने का कार्य बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया गया। बालाजी विश्वनाथ शाहू के विश्वास पात्र बने और हृदय, बुद्धि और कर्म से उन्होंने अपने आप को शाहू के सच्चे सेवक के रूप में प्रोजेक्ट किया। चंद्रसेन, जैसा कि उसके बारे में आशंका थी, 1711 में वह ताराबाई से जा मिला और कुछ अन्य प्रमुख सरदार भी ताराबाई से जा मिले, लेकिन बालाजी विश्वनाथ अपने पद से नहीं डिगे और वे शाहू के पक्ष में ही बने रहे, शाहू के विश्वास पात्र ही बने रहे। इस कठिनाई के दौर में बालाजी विश्वनाथ ने अपने कौशल से, अपने चातुर्य से, अपनी कर्मठता से उन्होंने शाहू की स्थिति को दृढ़ बनाने का कार्य किया और एक लामबंदी उन्होंने ताराबाई के विरुद्ध की और अंततः हम ऐसा इतिहास में पढ़ते हैं कि ताराबाई का पतन हुआ।
इससे चंद्रसेन हैदराबाद चला गया और वह निजाम की सेवा में संलग्न हो गया। सन 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर प्रतिष्ठित किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने एक प्रमुख मराठा सरदार कान्होजी आंग्रे को शाहू के पक्ष में लाने का कार्य किया, क्योंकि कान्होजी आंग्रे के बारे में कहा जाता है कि नौसेना के क्षेत्र में या समुद्र में उनकी तूती बोलती थी। चाहे अंग्रेज हो, डच हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो या मुसलमान हो, सभी कोई इनका सम्मान किया करते थे। और कान्होजी आंग्रे के लाल ध्वज का यहाँ पर विशेष प्रभाव देखने को हमें मिलता है। सन 1714 में पेशवा बनने के एक वर्ष पश्चात बालाजी विश्वनाथ ने कान्होजी से भेंट कर उन्हें शाहू के पक्ष में करने का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कार्य किया। इसके अलावा अन्य मराठा सरदारों में कृष्णराव खटाउकर, धानाजी थोराट, उदाजी चौहान को पहले इन्होंने परास्त किया और बाद में शाहू के पक्ष में लाने का कार्य किया। दूसरी ओर हम ऐसा पाते हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों के साथ भी एक अलायंस किया, संधि की और मराठों की स्थिति को मजबूत बनाने का कार्य किया। शाहू के बारे में हम देखते हैं कि आरंभ से ही शाहू मुगलों के दरबार में रहे। औरंगजेब के समय में उनको ले जाया गया था और औरंगजेब की एक पुत्री जीनत उल निसा ने उनकी परवरिश भी काफी की थी। इसलिए शाहू के मन में मुगलों के प्रति एक सम्मान था। लेकिन तत्कालीन स्थिति में मुगल दरबार एक षड्यंत्र का केंद्र बन चुका था। बहादुर शाह उर्फ मुअज्जम, उनके बाद जहांदार शाह और उनके बाद फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के बारे में यह बताया जाता है कि वे सैयद बंधुओं के कृपा से गद्दी पर काबिज हुए थे, लेकिन गद्दी पर काबिज होने के उपरांत वे सैयद बंधुओं के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहते थे। भारत के इतिहास में सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ये राजा बनाने वाले कहे जाते हैं। दो भाई थे, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली। इनको सैयद बंधु कहा जाता था। और फर्रुख सियर जब इनके नियंत्रण से बाहर होने का प्रयास करने लगा, उस समय हुसैन अली खान दक्षिण में थे और उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब्दुल्ला खान के बुलावे पर जब दिल्ली जाने को हुआ तो उन्होंने मराठों को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और एक संधि उन्होंने मराठों की तरफ से बालाजी विश्वनाथ के साथ किया, जिसमें यह कहा गया कि जो पुरानी सीमा थी, पुरानी परिसीमा शिवाजी के समय स्वराज्य की थी, उसको स्वीकार किया जाएगा। साथ ही साथ शाहू को खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में भी कर वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। इस प्रकार दक्षिण के लगभग 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार शाहू को दिया गया। शाहू के बारे में इस संधि में भी कहा गया कि दक्षिण में शांति स्थापना का दायित्व भी शाहू का होगा। शाहू कोल्हापुर में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसके एवज में शाहू मुगलों को 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया करेंगे। इसके एवज में शाहू की माता येसुबाई, उनकी पत्नी, भाई, अन्य सगे संबंधी जो मुगलों के कैद में थे, उनको रिहा करने की बात कही गई और इसके एवज में शाहू को मुगलों को लगभग 15,000 घुड़सवार सैनिक देने का वायदा हुआ था। मुगल शासक की ओर से इस संधि पर सहमति हुसैन अली खान ने प्रकट की थी, लेकिन अभी मुगल शासक ने इसको स्वीकार नहीं किया था,
क्योंकि वहां पर स्थिति दूसरी थी। इस संधि को संपादित करने के पश्चात हुसैन अली खान, बालाजी विश्वनाथ, अन्य मराठा सरदार दिल्ली की ओर कूच किए और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने वहां की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। बालाजी विश्वनाथ के साथ खांडे राव भी गए थे, अन्य मराठा सरदार सैनिक भी गए थे और ये इनका पहली बार दिल्ली जाना हुआ था, जहां जाकर सैयद बंधुओं की मदद से इन लोगों ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर का तख्ता पलट दिया था। इससे मुगल शासकों का जो खोखलापन था वह उभरकर सामने आया और मराठों के मन में उत्तर भारत की राजनीति में भी दखल रखने का एक अवसर उनको प्रदान किया गया और उनके मन में यह भावना आई कि हम महाराष्ट्र से निकलकर क्यों ना खोखले मुगल शासकों पर या उनके साम्राज्य पर प्रहार करें और उत्तर भारत की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने का कार्य करें। लेकिन बालाजी विश्वनाथ इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि 1720 में उनका देहांत हो गया था। कालांतर में उनकी इस मनोकामना या महत्वाकांक्षा कह लीजिए, इसको आगे बढ़ाने का कार्य उनके पुत्र बाजीराव के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त जो मराठा साम्राज्य का इकोनॉमिक कंडीशन था, उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि मराठे अपने अधीन आने वाले क्षेत्र से दो प्रकार का टैक्स वसूला करते थे। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ जैसा कि नाम से स्पष्ट है 1/4 और सरदेशमुखी अर्थात 1/10। मराठे जो सरदेशमुखी वसूलते थे उस पर राजा का अधिकार होता था और चौथ तथा वतनों से जो आय होती थी उसका 25% राजा को जाता था। साथ ही साथ 10% अतिरिक्त राजा मराठा सरदारों को देने के लिए राशि लिया करते थे। लेकिन जो 65% सरदेशमुखी चौथ का टैक्स होता था वह शुद्ध रूप से मराठा सरदारों के पास जाता था, जबकि उन पर किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं था। अब जो राजा के पास आय आती थी 25% चौथ का और सरदेशमुखी का, इसमें इसके बारे में कहा जाता है कि यह इतना कम था कि उससे राजा अपने लिए या अपने राज्य के लिए या सैनिकों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाता था। इसलिए राजा पूरी तरह से मराठा सरदारों पर निर्भर हुआ करता था। उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा हुआ करती थी। बालाजी इस व्यवस्था को बदलने में असमर्थ रहे और इसी दरमियान 1720 में उनका देहांत हो गया था। लेकिन फिर भी जब हम बालाजी विश्वनाथ का इवैल्यूएशन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने जहां एक और पेशवा के पद और सम्मान में वृद्धि की, वहीं उन्होंने मराठा साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने का भी कार्य किया। एक कूटनीतिज्ञता बालाजी विश्वनाथ में थी, जिसके तहत इन्होंने प्रमुख मराठा सरदारों को साहू के पक्ष में किया, ताराबाई के विरुद्ध उन्हें लामबंद किया, ताराबाई को दुर्बल बनाने का कार्य किया और मुगलों के साथ एक डिप्लोमेटिक संधि बालाजी विश्वनाथ ने की और जो मराठा यूनियन था उसकी नींव भी इन्होंने रखी। पहली बार साम्राज्य के विस्तार का विचार मराठों के मन में आया और दिल्ली की ओर इन्होंने रुख किया। बाद में इनकी इच्छा पूर्ति उनके पुत्र बाजीराव के द्वारा की गई थी। इस तरह निसंदेह रूप से हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति के विस्तार की नींव रखी और
कम समय में इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय कार्य मराठों के लिए किया था। थैंक यू।